जय हिंद एवरीवन। वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत ही एम्बिशियस अनाउंसमेंट रहा है जब से इस साल नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन विकसित भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो जल्द से जल्द उठाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन पूरे देश में आज तक कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाया और देश भर में पहली बार जब 1951 में 1951 में इलेक्शंस हुए थे तो उसके बाद लेट 60s तक पूरे देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन ही चल रहा था। सिंपल अगर एक लेमन टर्म में बात की जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि केंद्रीय और राज्य स्तर के जो चुनाव हैं, मतलब सेंट्रल इलेक्शंस फॉर लोकसभा एज वेल एज दोज फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर कंडक्टेड साइमल्टेनियसली। अब लेट 1960s तक तो देश भर में जहां एक ही पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में और स्टेट्स में रूल कर रही थी, ऐसी स्थिति में देश में चुनाव कराए जाने काफी आसान थे। 1971 में जब थोड़ा सा एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन आई, 75 में इमरजेंसी लगा दी गई, उसके बाद लोकसभा का टर्म थोड़ा सा बढ़ा दिया गया और पहली बार उसके बाद देश भर में for the very first time, a non-Congress regime had come into power, then it was the time when political blackmailing or political instability started. उस समय पर ही सबसे पहले देश भर में हंग असेंबलीज जो थी वो देखी गई, मिड टर्म डिसोल्यूशंस देखे गए और कहीं ना कहीं माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स जो थी उनकी वजह से सब कुछ इनस्टेबल होता देखा जा रहा था। बट अर्ली 80s से ही दोबारा से यह डिमांड उठने लगी कि वन नेशन वन इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश रहा है जहां पर हमेशा से जो रिसोर्सेज हैं वो काफी रिस्ट्रिक्टेड रहे हैं, वो काफी लिमिटेड रहे हैं। तो देश हित में जब भी बात की जा रही थी, हमेशा से जो ड्रेन हो रहा था फाइनेंसेस का ड्यू टू कंडक्टिंग वेरियस इलेक्शंस थ्रू आउट द ईयर, ओके, तो उसकी वजह से काफी जो स्कॉलर्स थे, काफी जो विद्वान थे, उनका यह मानना था कि देश भर में दोबारा से वन नेशन वन इलेक्शन कराए जाने चाहिए। और उसके बाद फाइनली एक जो कदम उठाया गया वो हम लोग देख सकते हैं कि लेट 90s में भी जहां पर काफी गवर्नमेंट्स जो थी उन्होंने अपनी इंटेंशन जाहिर करी। इसके बाद अब देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली सितंबर 2024 में कैबिनेट ने इसे पास कर दिया और उसके बाद एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई। मोर ओवर टुडे the bill was also tabled in the parliament and it is very likely that it will be passed because the government has got numbers in both the houses. But what effectively are the pros and cons of one nation and one election? Why the opposition is trying to oppose the bill and why the government is so determined to push this bill ahead? So in this session, we will be discussing each and everything around the one nation, one election, how effectively it will be important for the country, and what all will be the advantages and what all are the key challenges in the implementation of this. Clear? चलिए, तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन में ये समझते हैं कि आखिर ये है क्या। उससे पहले आप लोग देख सकते हैं कि आज सुबह से लोकसभा की जो प्रोसीडिंग्स देखी गई उसमें जैसे ही, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने बिल प्रपोज किया तो इस बिल में फाइनली क्या जो प्रोपोजिशंस थे वो देखे गए। So in this session we will also have a look upon the one nation one election bill that has been introduced in the parliament, and we will also see that what all are the changes which are being deemed necessary by this bill. Okay. अब सबसे पहले सवाल जो उठता है मन में वो ये है, पूरे देश भर में ऑपोजिशन सभी के मन में सवाल आता है कि व्हाट इफेक्टिवली विल चेंज आफ्टर वन नेशन वन इलेक्शन, व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन एंड हाउ इट विल चेंज द वे द पोल्स आर कंडक्टेड इन इंडिया। उसके साथ साथ जो ऑपोजिशन का एक दावा है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल विच इज टेबल्ड इन लोकसभा, द इंडी ब्लॉक कॉल्स इट बीजेपीज अटेम्प्ट टू ब्रिंग डिक्टेटरशिप इन द कंट्री। ठीक है, और सब लोग कहते हैं कि ये लाने के पीछे एक जो मेन एम है वो सरकार यहां पर डिक्टेटरशिप लागू करना चाहती है और मोदी जी वंस एंड फॉर ऑल यहां पर पीएम रहना चाहते हैं।
ठीक, कितनी सच्चाई है इन सभी बातों में, ये सभी डिस्कस करेंगे एंड इफेक्टिवली आप लोग एंड में ये बताइएगा कि व्हाट इज योर टेक ऑन दिस। नाउ दिस वन नेशन वन इलेक्शन बिल, अब ये टेबल किया गया लोकसभा में आज, और यूनियन मिनिस्टर श्री अर्जुन राम मेघवाल जी जो हैं उनके द्वारा ये बिल लाया गया। Okay, so Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal had today introduced the 129th Constitutional Amendment Bill in Lok Sabha. तो वन नेशन वन इलेक्शन, इसका मेन एम है टू बेसिकली सिंक्रनाइज द इलेक्शंस इन द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ओके, सो नेशन वाइड लोकसभा और राज्यसभाओं में चुनाव एक ही समय पर करा जाए। इसी के साथ साथ लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने जो यूनियन टेरिटरीज एक्ट उसमें भी अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करा। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 जो है उसमें भी अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में भी जो अमेंडमेंट है वो प्रपोज किया गया है। तो टोटल यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि टोटल दिस बिल प्रपोजेस 18 अमेंडमेंट्स। ओके, now out of these 18 amendments 15 are the constitutional amendments, okay, and 3 amendments are effectively introduced in the union territory bill, government of NCT of Delhi bill and Jammu and Kashmir reorganization bill। क्लियर? तो यहां पर 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और 3 जो है वो स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट्स है। ओके, इसी के साथ साथ एक जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी रीऑर्गेनाइजेशन जो है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, और उसी के साथ साथ अभी रिसेंटली आप ये देख सकते हैं कि ये जो चेंजेस हैं ये बेसिकली दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी इलेक्शंस जो हैं उनके साइमल्टेनियस इलेक्शंस के साथ साथ इस फ्रेमवर्क को इफेक्टिवली लागू किए जाने की बात की जा रही है। अब जहां एक तरफ एक यूनिफॉर्मिटी सरकार के द्वारा दिखाई जा रही है, और उसी के अंतर्गत सितंबर में यूनियन कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को रिकमेंड कर दिया था, जिसके बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी के चेयरमैनशिप में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, और उस हाई लेवल कमेटी ने भी काफी चीजें यहां पर प्रपोज करी। हाई लेवल कमेटी ने इन जनरल ये बताया कि ये जो पूरा प्रपोजल है वन नेशन वन इलेक्शन का, इट कैन बी इंप्लीमेंटेड इन 2 फेजेस। ओके, तो यहां पर जो इंप्लीमेंटेशन है वो 2 फेज में किया जाता है, जहां पर फर्स्ट फेज में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कराए जाए, और उसी के साथ साथ उसके विद इन 100 डेज लोकल बॉडी इलेक्शंस कराए जाए। मेजर एक और रिकमेंडेशन ये रही कि इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो तीनों टीयर सिस्टम के लिए यूनिफॉर्म बना दिए जाए। अब यहां पर इनिशियली हम लोग देख सकते हैं कि आज ये जो बिल लाया गया, इवन दो द गवर्नमेंट हैज गॉट द नंबर्स, ओके, और गवर्नमेंट इसे आराम से पास करा सकती है, बट यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि अराउंड ओके द मेजर ऑपोजिशन पार्टीज, अराउंड क्लोज टू 15 ऑपोजिशन पार्टीज आर अपोजिंग इट। ठीक है, वो इसे यहां पर अपोज कर रही है। कांग्रेस के मिनिस्टर्स का, कांग्रेस के जो एमपीज हैं, सॉरी, कांग्रेस के एमपीज का ये कहना है कि दिस इज बेसिकली एन असॉल्ट ओवर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उनका ये कहना है कि फेडरलिज्म और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो हैं दे आर बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, इसी के साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि कुछ ऑपोजिशन का कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स की विजन थी उसे अंडरमाइन करना चाह रही है। ठीक है, और यहां पर एक तरीके से आप ये देख सकते हैं कि हर ऑपोजिशन पार्टी जो है इसे कहीं ना कहीं अपोज कर रही है, और उनका सिर्फ एक तर्क यहां पर दिया जा रहा है कि दिस इज अगेंस्ट द फेडरल स्ट्रक्चर। ओके, now in the session itself we will see that what effectively does it propose and what all are the things which are there in mind. Okay, now moving ahead, अगर और हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन बिल है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें प्रपोज की जा रही हैं। ठीक है, इसके साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है वो कितना प्रोमिनेंट है। ओके, ये सभी चीजें आज के सेशन में हम लोग देखेंगे, बट इससे पहले आपको एक बेसिक अपडेट्स बता देता हूं कि ये जो बिल है, नाउ दिस बिल होपफुली विल बी रेफर्ड टू अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, और जैसा कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी को इसलिए रेफर किया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि ये यहां पर एक
कंसेंसस से, सभी सहमति से इसे पास किया जाए और किसी भी प्रकार से यहां पर किसी के बीच में मतभेद ना रहे। ओके, नाउ बेसिकली ये जो बिल इंट्रोड्यूस कराया गया था, ठीक है, इट हैज इफेक्टिवली गॉट 269 वोट्स इन फेवर, ठीक है, 269 वोट्स इसे फेवर में मिल चुके हैं, अराउंड 198 वोट्स आर इन अगेंस्ट। ओके, सो बाय एंड लार्ज द गवर्नमेंट ओके विल बी एबल टू पास इट इजीली, ठीक है, आप देख सकते हैं कि अभी भी मेजॉरिटी नंबर से सिर्फ 3 वोट्स यहां पर कम है, बट द गवर्नमेंट विल बी एबल टू डू सो। ओके, नाउ मूविंग अहेड, व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, सबसे पहले आपको डिटेल में बताता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या। ओके, now the concept of one nation one election envisions a system in which all state and lok sabha elections must be held simultaneously। अभी ये देखा जाता है कि ऑन एन एवरेज 2 स्टेट असेंबलीज आर एट पोल इन द ईयर। ऑन एन एवरेज हर साल देश भर में कम से कम 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, ठीक। उसके अलावा 2024 जैसा देश रहा जहां पर पूरे देश में लोकसभा के भी चुनाव कराए गए, तो एक बहुत कम्बरसम एक्टिविटी बन चुकी थी जहां पर इसके अलावा और भी चुनाव कराए जा रहे थे। अपकमिंग आप ये देख सकते हैं कि दिल्ली में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो अभी तक देश भर में क्योंकि एक अलग अलग सिचुएशंस रहती है, कहीं पर विधानसभा के चुनाव कभी नहीं हो, तो पूरा देश पूरे साल चुनाव में रहता है, ठीक। इसी के बीच यहां पर जो एम रखा गया है कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इट विल ट्राई टू रीस्ट्रक्चर द इंडियन इलेक्शन सिस्टम सो दैट एवरीथिंग कोइंसाइड्स, पूरे देश में एक बार में ही चुनाव हो जाए एंड देन गवर्नेंस कैन बी मेड वेरी इफेक्टिव थ्रू आउट द कंट्री। ओके, नाउ दिस वुड imply that voters will vote for members of Lok Sabha and state assemblies on the same day and at the same time। क्लियर? तो जैसा भी फेज्ड मैनर में देश भर में कराए जाते थे चुनाव, उसी प्रकार से ये अब कराया जाएगा और व्यक्ति एक ही बार जब वोट डालने जाएगा तो सभी वोट जो है सेंटर और स्टेट्स के लिए डाल देगा। ओके, नेक्स्ट, अभी तक अगर हिस्ट्री ऑफ इलेक्शंस की बात की जाए तो देश भर में पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे 1951 में। ओके, 1951 में चुनाव हुए, उसके बाद आप लोग देखेंगे कि यहां पर 1967 जो थी, दैट वाज द लास्ट ओकेशन व्हेन वी हैड साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन इंडिया, ठीक है। 1967 आखिरी ऐसा मौका था जब देश भर में साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए थे, तो पहली बार 1951 में हुए। उसके बाद अगर हम अगली 3 साइकिल्स की बात करें चुनाव की, तो वहां पर लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस एक साथ हुए। सो फॉर नेक्स्ट 15 years, okay, for next 3 terms, okay, there were simultaneous elections। ओके, 1960 में बस एक बार ऐसा हुआ था कि केरला में मिड टर्म डिसॉल्व हो गया था, ठीक है, तो केरला में इलेक्शंस कराए गए थे, तो पूरे देश में सिर्फ केरला ही ऐसा था जहां पर मिड टर्म इलेक्शंस कराए गए। उसके बाद 1962 में एक इंस्टेंस आया था जहां पर 1962 में नागालैंड और पुडुचेरी में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी वो बनाई गई और उसके बाद वहां पर जनरल इलेक्शंस कराए गए। सो बाय एंड लार्ज इन द एंटायर ईयर इन द एंटायर कंट्री द इलेक्शंस हैड टेकन प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब साइमल्टेनियस इलेक्शंस की यहां पर जो शुरुआत थी, ठीक है, वो बेसिकली 1971 के बाद हुई। ओके, मतलब जो एक ये क्रम था वो टूटा 1971 के बाद, ठीक है। और 4th लोकसभा जो थी वो जब 1967 में कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई, ओके, वहां पर आप ये देख सकते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस अब खत्म हो चुके थे। 1971 में देश में इमरजेंसी लग चुकी थी, जिसकी वजह से जो टेन्योर था उसे एक्सटेंड कर दिया गया था, ठीक है। असेंबलीज जो थी उनका काफी असेंबलीज का डिसोल्यूशन हुआ, ठीक है, और 1977 में लोकसभा इलेक्शंस हुए, जिसके बाद एक फर्दर साइकिल जो थी पूरे देश भर में हिल चुकी थी। क्लियर? सो इट वाज बेसिकली ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ऑफ लोकसभा। ओके, अब यहां कहीं ना कहीं परिस्थितियां देखी गई, बट आज के समय में अगर देखा जाए तो जैसे 2019 जो में हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, वहां लोकसभा के साथ सिर्फ 4 ऐसे राज्य थे जहां पर इलेक्शंस हुए, ठीक है। और अब इन जनरल ऐसा देखा जा रहा है कि एटलीस्ट 2 राउंड्स ऑफ असेंबली इलेक्शंस जो हैं वो पूरे साल भर में होते रहते हैं। Clear? So this is something which is cumbersome and this is wastage, a good amount of wastage of the money of exchequer.
क्लियर? तो यहां पर पैसे का जो भारी नुकसान है और एक गवर्नेंस में, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक पॉलिसी जो है बहुत इफेक्टिवली अब लागू नहीं हो पाती। ओके, नेक्स्ट, व्हाट ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन? ठीक है, अब ये सबसे पहले समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो मुद्दा उठ रहा है उसके पीछे क्या कारण है, ठीक है, उसके पीछे क्या जरूरी है और क्या क्या चीजें जिन्हें ध्यान में रखकर देखा जाता है। ठीक, सबसे पहली चीज आती है कॉस्ट रिडक्शन। ओके, नाउ साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है उनसे काफी जो रिसोर्सेज हैं उन्हें बचाया जा सकता है। ठीक है, पोलिंग स्टाफ, इलेक्शन मटेरियल, ओके, सिक्योरिटी पर्सनल जो है उन्हें पोस्टिंग पर करना। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि जहां एक प्रकार से 1951 में लोकसभा के चुनाव तकरीबन 10 करोड़ रुपए में हो गए थे, वहीं जो प्रीवियस इलेक्शंस है, ठीक है, आज के समय में जो इलेक्शंस है उनकी कॉस्ट 50,000 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। क्लियर? तो यहां पर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट एक राइज आया है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटीज, इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इलेक्शन कमीशन की जो रनिंग कॉस्ट, इलेक्शन कमीशन की चुनाव कराने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्लियर? दूसरी जो सबसे बड़ी एडवांटेज है दैट इज गवर्नेंस कंटिन्यूटी। ओके, अब जब भी इलेक्शंस होते हैं, जितने कम इलेक्शंस होंगे उतना पॉलिसीज जो है, ठीक है, पॉलिसी पैरालिसिस जिसे हम लोग कहते हैं, क्योंकि जब पूरा देश पूरे साल चुनाव के मोड में रहेगा तो जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो पॉलिसीज को इफेक्टिवली कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ये एक बड़ा मुद्दा है। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं वो देश के लिए नहीं बल्कि वोटर्स को अपीज करने के लिए और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएंगी। क्या अब जब इलेक्शंस कम होंगे तो डिसरप्शंस जो है वो भी काफी कम होंगे। ठीक है, तो पब्लिक लाइफ में डिसरप्शंस कम होंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोलिंग स्टाफ जो है, गवर्नमेंट मशीनरी, इसमें डिसरप्शंस कम होंगे। क्लियर? इसके अलावा वोटर पार्टिसिपेशन विल ऑलवेज बी हायर। ठीक है, तो यहां पर वोटर्स जो है, ये कहा जाता है कि देश में भारत का जो वोटर है वो तो इलेक्शन फटीग में रहता है। ओके, तो अब जब चुनाव कम होंगे तो लोगों का एक एक्साइटमेंट जो है वो बना रहेगा, एंड देयर इन द वोटर पार्टिसिपेशन विल बी हायर। ओके, द कैंपेन्स विल बी स्ट्रीमलाइंड। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कंसंट्रेटेड कैंपेन्स चला सकती है, स्मॉलर पार्टीज जो है उन्हें भी अच्छा मौका मिल सकता है इफेक्टिवली काम करने का, क्योंकि उनके पास लिमिटेड फंड्स होते हैं। ओके, देन इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ओके, सबसे बड़ा फायदा, और यहां पर जो हाई लेवल कमेटी रिपोर्ट बनाई गई रामनाथ कोविंद जी के अंडर, उन्होंने भी ये कहा कि इंडिया की जो रियल जीडीपी है, ओके, दैट नेशनल रियल जीडीपी कैन बी 1.5% हायर, ओके, इन केस द इलेक्शंस आर कंडक्टेड साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो यहां पर यह कहा गया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन से, ठीक है, प्रीवियस ईयर के मुकाबले जीडीपी ग्रोथ देखी जा सकती है, और उसके साथ साथ चाहे फिस्कल डेफिसिट हो या पब्लिक स्पेंडिंग हो, उसमें भी काफी कॉस्ट कटिंग की जा सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ सबसे बड़ा फायदा इकोनॉमिक बेनिफिट्स का यह है कि जितने कम इलेक्शंस होंगे उतना जो इन्फ्लक्स ऑफ ब्लैक मनी है वो भी रोका जा सकेगा, पॉलिटिकल डोनेशंस रोके जा सकेंगे। ठीक है, प्रीवियस लोकसभा इलेक्शंस में कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का जो ब्लैक मनी था वो सीज किया था, वो जब्त किया था। ठीक है, इसके अलावा इलेक्शन मॉनिटरिंग जो है उसे बढ़ाया जा सकता है। ओके, और फाइनली एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो है वो भी देखी जा सकती है। क्लियर? तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस में ये कहा जा सकता है कि ज्वाइंट पोल्स जब भी कंडक्ट होंगे तो गवर्नेंस का जो एक रनिंग टाइम है वो काफी इंप्रूव होगा। ठीक है, और जो रिसोर्सेज हैं जो इलेक्शन प्रोसेस में आधे टाइम कंज्यूम हो जाते हैं, उन्हें काफी फ्री होने का मौका मिलेगा। ठीक, नाउ दीज इफेक्टिवली वर द एडवांटेजेस, और इन्हीं सभी एडवांटेजेस को देखते हुए श्री रामनाथ कोविंद पैनल बनाया गया, मतलब एक हाई लेवल कमिटी जो थी वो बनाई गई। रिसेंटली हाई लेवल कमिटी जो ये बनाई गई, दे हैड सबमिटेड द रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, और उसके बाद यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये बिल अब लोकसभा में लाया गया। ठीक, नाउ Union government on September 2, 2023 had constituted committee under chairmanship of former President of India Shri Ramnath Kovind ji, and the main aim was to look into feasibility of one nation and one election. Okay, अब इस कमेटी में कौन कौन थे? This committee was headed by Shri Ramnath Kovind. The members included Home Minister Amit Shah ji, the former leader of opposition of Rajya Sabha Ghulam Nabi Azad ji, former Finance Commission Chairman Shri N.K. Singh ji, फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी जनरल और पॉलिटी के बहुत बड़े विद्वान सुभाष कश्यप जी, ओके, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे एंड चीफ विजिलेंस कमिश्नर श्री संजय कोठारी।
इसी के साथ साथ इस कमेटी में अर्जुन राम मेघवाल जी, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, वाज स्पेशल इनवाइटी, एंड डॉक्टर नितिन चंद्रा हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ दिस हाई लेवल कमेटी वर आल्सो पार्ट ऑफ इट। क्लियर? अब ये जो कमेटी है, इस कमेटी में आप ये देख सकते हैं कि हाई लेवल कमेटी जो है इसने अपनी रिपोर्ट फाइनली सबमिट करी। ठीक है, रिपोर्ट का लिंक जो है मैं इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट सेक्शन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहां पर कमेटी ने लिंक दिया, सभी मेंबर्स ने अंडर साइन किया, एंड इफेक्टिवली द कमिटी हैड शेयर्ड व्हाट ऑल वर इट्स की एरियाज, किन चीजों पर ध्यान दिया गया, सारी चीजें जो थी वो इस कमेटी ने यहां पर बता दी थी। ठीक, अब ये जो की, अगर हम टेकअवेज की बात करें कि इस कमेटी ने ये सभी जो डेटा है, इस डेटा को कमेटी ने इफेक्टिवली कैसे फाइंड आउट किया, ठीक है, व्हाट ऑल वर दी पैरामीटर्स दैट वर केप्ट इन माइंड बाय देम, ओके, एंड हाउ इफेक्टिवली दे वर एबल टू इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ओके। तो इन सभी चीजों को तो एक कमेटी ने बहुत एग्जॉस्टिवली यहां पर काम किया, और काम किए जाने के बाद ये कमेटी ने अपने जो इन्फ्रेंसेस थे यहां पर ड्रॉ किए थे। ठीक है, नाउ public responses. Now this committee received over 21,500 responses, okay, with 80% in favor of simultaneous elections. ठीक है, तो यहां पर 80% जो रेस्पॉन्सेज दिए गए उन्होंने फेवर किया था कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए। देश के सभी हिस्सों से, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, नागालैंड, दादरा नगर हवेली, वहां से सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सेज थे तमिलनाडु से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज, 47 पॉलिटिकल पार्टीज हैव सबमिटेड देयर व्यूज एंड 32 पार्टीज सपोर्टेड इट। 15 parties raised concerns about the anti-democratic effects. एक्सपर्ट कंसल्टेशंस जो थी वो भी की गई, फॉर्मर चीफ जस्टिसेस जो थे उनसे बात की गई, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर से बात की गई, लीगल एक्सपर्ट से बात की गई, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम हैड सपोर्टेड द कांसेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन इंडिया। ओके, इसके साथ साथ इकोनॉमिक इंपैक्ट में भी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, इन सभी से यहां पर बात की गई, और उनका भी ये मानना था कि एक स्मूथ पॉलिटिकल और बिजनेस वर्किंग के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने काफी आवश्यक है। ओके, इसके बाद यहां पर अगर की टेकअवेज की बात की जाए, ठीक है, तो यहां पर जो कमिटी ने काफी डिफरेंट चीजें यहां पर रिकमेंड की थी। ठीक है, अब कमिटी जो थी, कमिटी ने यहां पर बताया कि लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस किया गया, एंड कमिटी प्रपोज अमेंडमेंट्स टू आर्टिकल 82A। तो उन्होंने कहा कि एक नया आर्टिकल 82A और 324A जो है, ठीक है, वो यहां पर इंट्रोड्यूस, उसमें अमेंडमेंट कराया जाएगा, वो यहां पर लाए जाएंगे, जहां पर ये प्रावधान बनाए जाएंगे रिगार्डिंग दी साइमल्टेनियस इलेक्शंस। ओके, दूसरी चीज इन्होंने कहा कि फेज्ड अप्रोच दी जाएगी इंप्लीमेंटेशन के लिए। क्लियर? तो इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल ही भी हैफेजर्ड नहीं होगा, ओके, एंड इट विल बी इन अ फेज्ड मैनर। फेज 1 में लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव इलेक्शंस विल बी शेड्यूल्ड, एंड इन दी फेज 2 municipalities and panchayats. So phase 1 will be state and center, okay, and phase 2 will be local level, okay. Electoral rolls and epic harmonization. तो उन्होंने कहा कि यहां पर electoral rolls और जो आपका एक वोटर आईडी कार्ड है, ठीक है, उसे यहां पर यूनिफॉर्मली सेट किया जाएगा फॉर द एंटायर कंट्री, फॉर ऑल 3 tiers, ओके, एंड पब्लिक सेंटिमेंट्स on frequent elections. तो यहां पर public responses had very clearly indicated that there was significant concern about the negative impacts of frequent elections. ठीक है, जिसमें voter fatigue, governance disruptions जो है, ठीक है, और उनका ये माना गया कि simultaneous election से ये जो दिक्कतें हैं वो absolutely खत्म हो जाएंगी। Okay, now going forward, what all were the recommendations? ओके, तो इन सभी रिकमेंडेशंस को लागू करने के लिए उन्होंने कहा कि 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं वो लाए जाएंगे, ठीक है, और काफी नए पुराने अमेंडमेंट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे। ठीक, इसी के साथ साथ अब पहला जो फेज 1 है इंप्लीमेंटेशन का, फेज 1 है इंप्लीमेंटेशन का, वो देखा गया। तो उन्होंने कहा कि यहां साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो हैं लोकसभा और असेंबली के लिए, उसमें स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड ऑफ 5-year टर्म विल बी केप्ट। ओके, नाउ दिस बिल, ये जो फेज 1 का इंप्लीमेंटेशन बिल है, ठीक है, इट कैन बी पास्ड बाय पार्लियामेंट विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ कंसल्टेशन विद द स्टेट्स। ओके, तो आप सभी को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है, इट इज एज पर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अराउंड ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे। ओके,
सबसे पहला यहां पर जो मुद्दा उठाया गया दैट इज इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल 82A। क्लियर? तो यहां पर आर्टिकल 82A जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, विच विल एस्टैब्लिश द प्रोसेस बाय विच द कंट्री विल मूव इनटू साइमल्टेनियस इलेक्शंस। ओके, देन इट विल बी आर्टिकल 82A पार्ट 1। President of India will issue a notification bringing Article 82A into effect, okay, on the date of first sitting of the House of People after general elections, and the date of notification shall be called the appointed date. Okay, तो मैं आपको अभी बाद में ये बताऊंगा कि appointed date क्या है और appointed date किस ईयर के बाद होगी। Okay, next. Provisions under Article 82A, Section 2, all legislative assemblies constituted in any general election held after the appointed date shall come to an end on the expiry of full term of the House of People. House of People का मतलब है यहां पर लोकसभा। ओके, तो आर्टिकल 82A पार्ट 2 कहता है कि जब भी जो भी एक डेट होगी जब लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद अगर किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो उस राज्य की विधानसभा का जो टेन्योर है वो लोकसभा के टेन्योर के साथ ही एक्सपायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर? उसके बियॉन्ड नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट 82A सेक्शन 3, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल होल्ड जनरल इलेक्शंस टू हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज साइमल्टेनियसली। आर्टिकल 82A section 4, if the election commission believes that elections to any legislative assembly cannot be conducted simultaneously, it may make a recommendation to the president to declare by an order that the election to that legislative assembly may be conducted at a later date. Clear? So article 82A section 4 कहता है कि अगर किसी भी कारणवश किसी भी राज्य में उस समय के दौरान चुनाव नहीं हो सकते तो वो एक राष्ट्रपति फिर एक अधिसूचना, एक आदेश देंगे और वो अलाउ करेंगे इलेक्शन कमीशन को कि उस राज्य में चुनाव बाद में कराए जा सके। क्लियर? नेक्स्ट, provisions under article 82A section 5, even in cases where the state legislative assembly is deferred, the full term of legislative assembly shall end on the same date as the end of full term of lok sabha. Clear? तो कहीं पर भी अगर स्टेट असेंबली के चुनाव लेट भी होते हैं, इसका मतलब नहीं है कि उन्हें पूरा 5 साल का टेन्योर दिया जाएगा, उन्हें उनका टर्म लोकसभा के टर्म के साथ ही एंड हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद आर्टिकल 327 में भी अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। आर्टिकल 327 गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू मेक लॉज रिलेटिंग टू इलेक्शंस टू लोकसभा, राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूडिंग द इलेक्टोरल रोल्स एंड डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्लियर? तो यहां पर हाई लेवल कमिटी रिपोर्ट ने बताया कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो हैं, ठीक है, उनके अंतर्गत यह रिकमेंड किया गया है कि पार्लियामेंट को पावर दी जाती है आर्टिकल 327 के अंडर कि वो किसी भी प्रकार से चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया को यहां पर किसी प्रकार से बढ़ा सकते हैं और उसे रेगुलेट कर सकते हैं। अब ये जो अमेंडमेंट्स यहां पर किए जा रहे हैं, ठीक है, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व बिफोर फुल टर्म। अगर कोई भी यहां पर आप ये देख सकते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो इंश्योर किए जा रहे हैं, ठीक है, उस स्थिति में, ठीक है, अगर वो टर्म से पहले यहां पर खत्म हो जाते हैं, ठीक है, then the committee has recommended that 5-year duration of House of People and State Legislature should be referred as the full term. क्लियर? तो अगर पहले वहां पर किसी प्रकार से भंग हो जाते हैं तो उन्हें यहां पर पूरा जो 5 साल का टर्म है उसी को रेफर किया जाएगा। क्लियर? इसके बाद अब आर्टिकल 83 सेक्शन 3 और 172 सेक्शन 3। ओके, now if Lok Sabha or state assembly is dissolved before the expiry of full term, the remaining period will be referred to as unexpired term. Okay, आर्टिकल 83 सेक्शन 4 और 172 सेक्शन 4 यहां पर कहते हैं कि लोकसभा और स्टेट असेंबली दैट रिप्लेसेस द प्रीवियसली डिसॉल्व्ड लोकसभा और स्टेट असेंबली विल सर्व ओनली फॉर रिमेनिंग अनएक्सपायर्ड टर्म। क्लियर? तो अगर किसी प्रकार से कोई या तो लोकसभा की परिस्थिति में या कोई विधानसभा जो है वो टोटल 5 साल के टेन्योर में फॉर एग्जांपल 2 साल में डिसॉल्व हो जाती है, देन द इलेक्शंस विल बी फॉर रिमेनिंग 3-year टेन्योर एंड विल नॉट बी फॉर कंप्लीट 5-year टेन्योर। ओके, अमेंडमेंट ऑफ लॉज ऑफ यूनियन टेरिटरीज फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस। ओके, अब यहां पर कहा गया कि इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है उसे भी अमेंड किया जाएगा टू कीप देम इन पेस विद दिस। ओके, नेक्स्ट,
वॉट ऑल। अब सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कैसे किया जाएगा? नाउ दिस इज बेसिकली फॉर द इलेक्शंस इन द लोकल गवर्नमेंट, ओके, एंड दिस बिल नीड्स टू बी रेटिफाइड बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन द कंट्री बिफोर इट कैन बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट। क्लियर? तो ये जो सेकंड अमेंडमेंट एक्ट रखा गया है, ये बेसिकली जो फेडरल फीचर्स हैं उन्हें समझने के लिए रखा गया है। ठीक है, तो फेडरल फीचर्स में कैसे चेंज किया जाएगा? तो यहां पर सरकार का ये मानना है कि हर प्रकार से ये प्रावधान रखे गए हैं कि कहीं भी फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो बिना राज्य या बिना जो विपक्ष है उनसे डिस्कशन के बिना उसे लागू नहीं कर सकते। ओके, अब इस स्थिति में उन्होंने कहा कि एक नया आर्टिकल 324A लाया जाएगा, which would empower the parliament to make laws to ensure that municipality and panchayat elections are held simultaneously with general elections। क्लियर? तो अच्छा, ये जो प्रावधान है ये कमेटी में कहा गया है कि विद इन 100 डेज ये कराए जाएंगे। ओके, विद इन 100 डेज ये कराया जाएगा और लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव के 100 दिन के भीतर ये लोकल असेंबली, जो लोकल गवर्नमेंट है उसके भी चुनाव करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट, आर्टिकल 325 को अमेंड किया जाएगा, एंड दिस न्यू सब क्लॉज प्रपोज्ड बाय द कमिटी विल क्रिएट अ सिंगल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, उनके लिए बनाया जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 325 सेक्शन 3 जो है वो भी लाया जाएगा, जिसमें कहा गया है कि जो सिंगल इलेक्टोरल रोल है इट शैल बी मेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्लियर? तो यहां पर जो स्टेट इलेक्शन के जो आर्टिकल्स हैं पंचायत के और म्यूनिसिपैलिटीज के, आर्टिकल 243 के 243 इन सभी में यहां पर प्रावधान जो है उन पर लागू कर दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट ऑल आर दी अदर की पॉइंटर्स? ओके, अब पहला यहां पर पॉइंटर रखा गया है कि अगर लोकसभा और स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो जाते हैं उनके टेन्योर से पहले, ठीक है, तो जो सिर्फ इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस विल बी फॉर रिमाइंडर टेन्योर। क्लियर? रिमेनिंग टेन्योर के लिए होंगे। द बिल सजेस्ट एडिंग आर्टिकल 82A, ओके, साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए आर्टिकल 82A जो है वो लागू किया जाएगा फॉर द लोकसभा and all legislative assemblies, amending article 83, article 172 and article 327. It says that provision will come into effect on an appointed date। तो आपको ये appointed date में बता देता हूं। तो देखिए, appointed date जो है 2024 में इलेक्शंस हुए, 29 में इलेक्शंस हो जाएंगे। तो ये जो अपॉइंटेड डेट प्लान की जा रही है दैट विल बी आफ्टर 2029, मींस इट विल बी फ्रॉम 2032 ऑनवर्ड्स। क्लियर? 2032 से लागू होगा ये। अगर ये पास भी हो जाता है तो 2032 से लागू किया जाएगा, अभी नहीं होगा। इसके बाद द बिल ऑल्सो स्पेसिफाइड दैट टेन्योर ऑफ हाउस ऑफ पीपल विल बी 5 years फ्रॉम अपॉइंटेड डेट एंड टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्टेड आफ्टर द अपॉइंटमेंट डेट विल एंड विद द टेन्योर ऑफ लोकसभा। तो जो की फीचर्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या की फीचर हैं जो इस बिल में लाए गए हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स। ओके, फाइनली अब गवर्नमेंट इसे कैसे प्लान करना चाह रही है तो वो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। इसमें फर्स्ट 2 स्टेजेस में लागू होगा ये, ठीक है, जहां पर पहले लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होंगे। सेकंड, इट विल बी लोकल असेंबलीज। नेक्स्ट, देयर विल बी ए कॉमन इलेक्टोरल रोल फॉर इलेक्शंस। वोटर आईडी कार्ड जो है विल बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन इन कंसल्टेशन विद द स्टेट इलेक्शन कमीशन। Center will initiate detailed discussion throughout the country and implementation group will be formed to execute the implementations of this panel. Okay? तो सरकार यहां पर बखूबी ध्यान रखेगी। इसके साथ साथ अब सवाल उठता है कि why no one election, one nation one election? क्लियर? अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि देश भर में क्यों one nation one election नहीं होने चाहिए? ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड्स पर अगर देखा जाए, ठीक है, तो क्या क्या दिक्कतें हैं जिनका सामना करना पड़ेगा, ठीक है, और वन नेशन वन इलेक्शन से क्या क्या दिक्कतें हैं जो सभी के सामने आ सकती है। क्लियर? तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि अभी तक हमने आर्ग्यूमेंट्स जो थे इस चीज के फेवर में देखे, ठीक है। अब वन नेशन वन इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा आता है रिड्यूस्ड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। रेगुलर इलेक्शंस जब देश भर में होते हैं तो सरकार के ऊपर, हर पार्टी के ऊपर प्रेशर बना होता है कि चाहे सेंटर हो या कोई भी स्टेट हो, वहां पर आपको ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। एक जनरल इमेज जो है वो अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी और लोगों को सुनना पड़ेगा। क्लियर? रेगुलर इलेक्शंस जो है वो एक फीडबैक मैकेनिज्म के तौर पर काम करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि अगर रेगुलर इलेक्शंस नहीं होंगे तो अकाउंटेबिलिटी खत्म। हर पॉलिटिकल पार्टी की अकाउंटेबिलिटी 5 साल में पूछी जाएगी। क्लियर? दूसरी चीज, अंडरमाइनिंग ऑफ फेडरल पावर। ओके,
रिसेंट ईयर्स आप ये देख सकते हैं कि स्टेट्स के जो इश्यूज हैं दे आर वे मोर डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल इश्यूज। ठीक है, रीजनल पार्टीज जो हैं जैसे डीएमके तमिलनाडु में, तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में, बीजू जनता दल उड़ीसा में, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इन्होंने अगर चुनाव में कुछ जीता है या ये हारे हैं तो क्योंकि वहां के लोग इनसे खुश नहीं थे। क्लियर? अब ये तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, फेडरल पावर खत्म हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से रीजनल पार्टीज तो डिसएडवांटेज में आ जाएंगे। अब कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, जो सेंट्रल लेवल पर नहीं काम कर पा रही, ठीक है, तो वो किसी भी प्रकार से नेशनल पार्टी से कंपीट ही नहीं कर पाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट, इट विल बी अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, जो यहां पर क्रिटिक्स हैं, ठीक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि ये हर प्रकार से वोटर के सामने एक चॉइस खत्म हो जाएगी। ठीक है, और वोटर कहीं ना कहीं अपनी जो नेशनल चॉइस है वो ही स्टेट रीजनल लेवल पर इंप्लीमेंट कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से चॉइस और इलेक्टोरल बिहेवियर जो है वोटर्स का चेंज होगा। ठीक है, और सबका ये मानना है कि यहां पर जो रीजनल पार्टीज हैं उनमें उन्हें एक डिसएडवांटेज देखनी पड़ेगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसे खतरा पड़ेगा। ठीक है, अब हाई सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, ठीक है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस में वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ समय पर जाती रहती हैं, बट एक मौके पर पूरे देश भर में एक साथ लगाना जो है दैट विल बी अ ह्यूज कम्बरसम टास्क। ओके, इसके अलावा जो लोगों की डेमोक्रेटिक विल है, ठीक है, उसे अपहोल्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रेगुलर इलेक्शंस जो है लोग अपने राइट टू वोट को रेगुलरली एक्सप्रेस कर पाते हैं, लोग अपनी जो नाराजगी है उसे जाहिर कर पाते हैं। पर ये जो इलेक्शन सिस्टम अगर मॉडिफाई हो जाएगा तो लोग अपने डेमोक्रेटिक विल को शायद अच्छे तरीके से लागू दिखा नहीं पाएंगे। क्लियर? अब ये सभी चीजें यहां पर आती हैं। अब इलेक्शंस को कंडक्ट करने में भी कुछ बहुत दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो आप ये देखते हैं कि इलेक्टोरल इक्विपमेंट्स हैं, एक साथ देश में चुनाव होंगे, इतनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इतना स्टाफ, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से लाया जाएगा? ठीक है, अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये अंदाजा लगाया गया है कि अगर पूरे देश भर में एक साथ इलेक्शंस कराए जाएंगे तो तकरीबन 26-27 लाख बैलेट मशीन जो हैं वो चाहिए, वीवीपैट मशीन चाहिए। ठीक है, और इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, उन्हें काफी ज्यादा समय चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कहा जा रहा है कि सिर्फ वोटिंग मशीन्स, वीवीपैट मशीन्स को बनाने के लिए तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए जो है वो एक एक्स्ट्रा बर्डन आएगा, वेयर हाउसिंग की कॉस्ट आएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, दैट विल बी टू मच। इसी के अलावा सिक्योरिटी पर्सनल जो है उनके ऊपर और काफी अलग अलग प्रैक्टिकल चैलेंजेस जो है वो देखे जाएंगे। क्लियर? तो इन सभी चीजों के बीच में अब क्या होना चाहिए? ठीक है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि सभी पार्टीज का एक कंसेंसस डेवलप होना बहुत जरूरी है, लोगों के बीच कॉन्फिडेंस मिलना जरूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ लॉ कमीशन ने 22nd लॉ कमीशन जो है उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दे दी थी कि यहां पर लॉ कमीशन का भी कहना था कि लोग सरकार को पहले रिकमेंडेशंस का वेट करना चाहिए एंड देन ओनली दे मस्ट गो अहेड। क्लियर? तो आप लोग मुझे बताइए कि व्हाट इफेक्टिवली इज दिस अ गुड आइडिया? ठीक है, एंड व्हाट इफेक्टिवली वुड बी द वे फॉरवर्ड? ओके, एंड along with this, now this topic is very much important। ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों के अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यूज में, अपकमिंग रिटन एग्जाम्स में और जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम है वहां पर पेपर 2 में भी आपको एसे और आर्गुमेंट राइटिंग इस टॉपिक के ऊपर मिल सकते हैं। क्लियर? सो आई होप ये वीडियो मैंने बहुत डिटेल में कवर करा है, वन नेशन वन इलेक्शन। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, इसी के साथ साथ आप सभी के लिए फ्री कुछ प्रिपरेशन और रिवीजन बैचेस चल रहे हैं एफकेट 1 2025 के लिए। ओके, और अपकमिंग आप लोगों के लिए सीडीएस 1 2025 के लिए भी हम लोग कुछ बैचेस लॉन्च करने वाले हैं। क्लियर? फॉर एनी डाउट्स प्लीज डू कनेक्ट विद अस ऑन दिस नंबर। आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ on this first number and with Akash Randev sir. Okay, you can connect on this number. Clear? So please feel free to connect. कोई भी आपका preparation related doubt है, don't hesitate. Okay, and do let us know. Clear? So I hope ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. Clear? And I'll keep coming up with all such videos. Okay, and they are very important for your upcoming SSB interviews, for your written exam, as well as for your CAPF Assistant Commandant Paper 2 answer writing. Clear? So this was all from my side today. Please do let me know आपको वीडियो कैसा लगा and we'll be more than happy to help you out. Clear? So we'll see you all in the next session. जय हिंद.